Namaste viewers, welcome to my channel again and thank you for watching this video. आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइजेस फॉर ब्रेकल प्लेक्सस इंजरीज। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा व्हाट इज़ ब्रेकल प्लेक्सस इंजरीज। तो ब्रेकल प्लेक्सस एक एक्चुअली एक जंक्शन है, नर्व का जंक्शन है जो हमारे शोल्डर जॉइंट के यहाँ पे नज़दीक में रहता है एंड उसमें काफ़ी सारे नर्व्स के नेटवर्क होते हैं जो अपने अपर लिम्ब मतलब हाथ के तरफ नीचे मसल्स की तरफ वो सप्लाई करते हैं। उसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कैसे होती है। मेजॉरिटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ये इंजरी देखने मिलती है, बट रेयरली कभी कुछ हैवी ऑब्जेक्ट कुछ आपके नेक के जंक्शन के यहाँ पे अगर गिर जाए तो भी ब्रेकल प्लेक्सस इंजरीज होने के चांस होते हैं। इट्स अ ट्रैक्शन इंजरी एक्चुअली, जहाँ पे नर्व्स खींची जाती है, इट गेट्स पुल्ड। तो इसमें कितने नर्व्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं, वो एक ज़रा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूंगा। यूजुअली C5, C6, C7, C8 और T1 इतने नर्व रूट्स होते हैं, समटाइम्स C4, समटाइम्स T2। तो C5 से T1 तक की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जब भी ये ट्रैक्शन इंजरीज हो जाती है ब्रेकल प्लेक्सस ये नर्व रूट्स को, तभी हम लोग उसको एस्टेब्लिश करते हैं इट्स अ ब्रेकल प्लेक्सस इंजरीज। तो हाउ टू एस्टेब्लिश कि इट्स अ नर्व ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी। बट बिफोर दैट मैं जस्ट आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा कि इंडिया में सर्टेन रिसर्चेस हुए एंड उसके अंदर मैं एक आध रिसर्च की बात करूँगा। उसके अंदर 94% ऑफ जो ब्रेकल प्लेक्सस इंजरीज थे वो लोग जो ब्रेकल प्लेक्सस इंजरीज थे वो मोटरसाइकिल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हुए थे। और उसी 94% के अंदर 90% टू व्हीलर मतलब कि मोटरसाइकिल बाइक के इंजरीज के पेशेंट थे। वेराज मेरी पर्सनल प्रैक्टिस के अंदर मेजॉरिटी मैंने 22 से 26 ईयर्स या मैक्स 27 ईयर्स के एज ग्रुप के मेल्स जेंट्स के अंदर मैंने ये इंजरी मुझे देखने मिला है। एंड फिजियोथेरेपिस्ट आर दी सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसे बोल सकते हो अगर आपका सर्जरी नहीं हुआ है तो। सो हाउ टू एस्टैब्लिश, पहले तो इसके अंदर आपके हाथ की कंप्लीटली मूवमेंट बंद हो जाना, शोल्डर से एल्बो में मूवमेंट नहीं दिखना, हाथ में फिंगर्स में। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, कौन से लेवल की इंजरी है। आपके न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन आपको गाइड करेंगे फॉर सर्टेन डायग्नोस्टिक्स लाइक MRI हो या फिर EMG या NCV टेस्ट जिसको बोलते हैं, EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी या NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो एस्टेब्लिश करने को हमें हेल्प करेंगे। MRI कभी कभी विथ कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी निकालते हैं, वो ज़्यादा हमको एक क्लियरिटी देगा। इसके अंदर 3 टाइप के हम लोग इंजरीज देखेंगे, अपर प्लेक्सस इंजरी, लोअर प्लेक्सस इंजरी एंड ग्लोबल इंजरी। तो अपर प्लेक्सस इंजरी के अंदर यूजुअली C5, C6 या फिर C7, C5, C6 तो है ही, या फिर C7 नर्व रूट इंजर हो जाते हैं। लोअर प्लेक्सस इंजरी के अंदर C8, T1 नर्व रूट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड ग्लोबल इंजरी, तो ग्लोबल इंजरी इज सारे C5 से लेके T1, C5, C6, C7, C8 एंड T1 ये सारे नर्व रूट्स इंजर हो जाते हैं। इसके अंदर एवल्जन इंजरी भी आती है, न्यूरोप्रैक्सिया मतलब कंप्रेशन इंजरी भी आ जाती है, पार्शियल रप्चर भी हो जाता है, दैट इज़ अ न्यूरोटोमेसिस। तो इसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन भी है। न्यूरोप्रैक्सिया में जनरली पेशेंट को जहाँ तक टाइप ऑफ इंजरी है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर न्यूरोटोमेसिस या फिर एक्सोनोटोमेसिस या फिर न्यूरोटोमेसिस हो जाता है या फिर एवल्जन इंजरी जो बोलते हैं कंप्लीट रप्चर, तो रप्चर अगर जब भी कॉर्ड से होता है यूजुअली जड़ से उखड़ जाना, तो उसका यूजुअली सर्जरी शायद नहीं होता है। बट बाकी के जो नर्व ट्रांसफर्स है या फिर नर्व ड्राफ्टिंग है वैसे टाइप की सर्जरीज हो सकती है। प्री गैंग्लियनिक इंजरी, पोस्ट गैंग्लियनिक इंजरी। प्री गैंग्लियनिक इंजरीज आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट एंड दोज आर लिटिल ट्रिकी ऑल्सो, इनएमेनेबल ऐसा बोल सकते हो। वेरएज पोस्ट गैंग्लियनिक इंजरीज वो इजीली अप्रोचेबल होते हैं, तो फॉर द सर्जन ऑल्सो एंड फॉर द पेशेंट ऑल्सो उसके आउटकम्स ज़्यादा हमें ईजिली मिलने शुरू हो जाते हैं रिहैब के अंदर। इसके अंदर अलग अलग टाइप के नर्व ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे फ्रेनिक नर्व को लिया जाता है। फ्रेनिक नर्व को अभी हालात की ज़्यादा सर्जन्स ये नहीं कर रहे हैं, ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसमें लंग्स की भी इश्यूज़ आने के चांस रहते हैं इसके वजह से। वेरएज इंटरकॉस्टल जो नर्व्स है या फिर मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है या फिर सर्टेन ओबरलिन एक टाइप ऑफ ट्रांसफ़र है, सोमसेकेट टाइप ऑफ ट्रांसफ़र है,
सो इसके अंदर अलग अलग टाइप के ट्रांसफर्स सर्जरी में किए जाते हैं. वेल आई एम नॉट ए गुड पर्सन टू टेल डिटेल अबाउट इट, बिकॉज इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो प्लास्टिक सर्जन का रोल है, बिकॉज इसके अंदर प्लास्टिक सर्जन ही ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरीज के ऑपरेशन करते हैं. न्यूरो सर्जन विल बी योर फर्स्ट पर्सन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू. आपको गाइड करने वाले कि आपको फिजियो में जाना है या प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है, वो डिसाइड करेंगे आपके लिए. ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट का अगर समझो सर्जरी नई ज़रूरत है या न्यूरोप्रैक्सिया टाइप ऑफ इंजरी है, तो इसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, नाउ मैं उसके अंदर थोड़ा डिटेल में आपको बोलना चाहूँगा. ऑल्सो ये आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो आप ये मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने वाला हूँ इसके ब्रेकियल प्लेक्सस के. सो सर्टन एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आपको ये एक्सरसाइज के वीडियो रहेंगे. ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ दैट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन पर्पज़, एक एजुकेशन के पर्पज़, एक अवेयरनेस के पर्पज़ के लिए है. ये ट्रीटमेंट के पर्पज़ के हिसाब से मत लीजिएगा इसको. सो फिजियोथेरेपी के अंदर मोस्टली जो शोल्डर रिहेबिलिटेशन होता है वो शुरुआत होती है CKC प्रोग्राम या क्लोज काइनेमेटिक चेन प्रोग्राम, या फिर स्कैपुलर मसल्स हमको डेवलपमेंट करना होता है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिहेबिलिटेशन. अगर मैं ये शोल्डर जॉइंट का मेरे पास एक डेमो है, ये मेरे पास लेफ्ट शोल्डर जॉइंट का एक डेमो है. दिस इज़ योर क्लेविकल, दैट इज़ योर कॉलर बोन, दिस इज़ योर ह्यूमरस जो बाजू की बोन रहती है, और ये है शोल्डर ब्लेड, दैट इज़ योर स्कैपुला. तो स्कैपुला जो मसल्स है, स्कैपुलर मसल्स है, अंदर के भी रहते हैं और पीछे के भी रहते हैं, आगे या पीछे, ओके उसके मसल्स रहते हैं. देयर आर मेनी मसल्स टू नेम देम. ट्रेपेजियस है, इंफ्रास्पेनेटस, सुपरास्पेनेटस, रोम्बोइडस मेजर माइनर है, टीरिस मेजर माइनर है, लैटिस डॉर्सा है, सब स्कैपुलर, सेरेटस एंटीरियर. सो दीज आर मेजर मसल्स टू ट्रीट in your shoulder rehabilitation for brachial plexus. CKC ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज क्लोज काइनेमेटिक चेन प्रोग्राम से हम लोग फिर डिस्टल जॉइंट तक जाते हैं. सो स्कैपुलर मसल्स के बाद हम लोग लीनोह्यूमेरल मसल्स के पास जाते हैं. सो बाइसेप्स होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम लोग साथ ही साथ है ना स्पाइनल मसल्स को भी इसके अंदर ट्रीट करेंगे, जस्ट एज टू क्रिएट अ लिंक. स्पाइनल मसल्स को इस्तेमाल करेंगे टू ट्रीट द स्कैपुलर मसल्स एंड द लीनोह्यूमेरल मसल्स. Then we approach the elbow joint, the wrist joint, then the fingers, thumb and all, etc. etc. Grip exercises and all. So first, just to sum it up, इसके अंदर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है. अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, बट सोल्यूशन के लिए आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है, तुरंत आपको अप्रोच करना है. थंब रूल अगर आपको मैं बोलूँ तो 3 मंथ के अंदर, अगर क्रिटिकल सिचुएशन है तो 3 मंथ के अंदर अगर आप सर्जरी करवा लो, प्लास्टिक सर्जन, ये बात मत भूलिएगा, प्लास्टिक सर्जन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू ऑपरेट यू. प्लास्टिक सर्जन विल डिसाइड बाद में कि आपकी फिजियोथेरेपी कब से शुरू करनी है, लेकिन फिजियोथेरेपी इज़ ऑल्सो ए मस्ट, ये भी आप ध्यान रखिएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर डिसीजंस वेन एवर यू आर टेकिंग. तो 3 महीने के बाद अगर आप जितना डिले करने लगते हो, अगर 6 महीना 1 साल ऐसा अगर आप करोगे, सो प्रॉब्लम क्या होता है, इसके अंदर मसल की जो एंड प्लेट होती है वो धीरे धीरे वो डिमिनिश टाइप्स, मतलब डीजनरेट हो जाती है. फिर आपको जो आउटकम चाहिए रहता है, जो रिकवरी चाहिए रहती है, वो बहुत आपके लिए एक हर्डल क्रिएट करती है. एंड फंक्शनल एक्टिविटी जो हम लोग चाहते हैं विद इन 3 मंथ्स अगर आपको ऑपरेट कर दो, तो फंक्शनल एक्टिविटी हमको बाद में उस कितना लेट हो जाएगा, वो कितना हमें रिकवर देगा, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है. सो जस्ट टू सम इट अप, निराश मत होइए. अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुई है, एट द अर्लीस्ट विद इन 3 मंथ्स आप अपना डिसीजन ले लो, सर्जरी करना है नहीं करना है. आपके सर्जन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन, वो डिसाइड करेंगे कि आपको सर्जरी के लिए जाना है या नहीं जाना है. इसके बाद के वीडियो में मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज़ के लिए सर्टेन वीडियोस अपलोड करूँगा एक्सरसाइजेस के. ब्रेकियल प्लेक्सस टॉपिक उसमें मैं डालूँगा, एंड सीरीज़ 1 2 3 ऐसे एक्सरसाइजेस के एडवांस लेवल के होंगे. इसमें कुछ जिसके हाथ के या फिंगर्स की मूवमेंट अवेलेबल जिसकी नहीं होती है, रिस्ट की मूवमेंट, तो उनके लिए एक फ्लैप अवेलेबल होता है, वो मैं फ्लैप आपको साथ में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. साथ में एल्बो पेडी रैप का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक काम होता है, तो एल्बो पेडी रैप का भी मैं आपको छोटा एक उसके बारे में एक ब्रीफ करूँगा आपको. सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड. इस वीडियो को आप फॉलो करिएगा. अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स जो इस चीज़ से तकलीफ़ में है, आप उनको हौसला बढ़ाइए, एनकरेज करिए. यू कैन ऑल्सो गिव देम दिस वीडियो एंड लेट देम वॉच इट. एंड थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.